राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं 25 फरवरी की इवनिंग शिफ्ट को पेपर को लेकर। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम डिस्कस कर चुके हैं। 31 to 60 आज हमें डिस्कस करना है। 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग और वीडियोस देखते रहें, हम कोशिश करेंगे सभी वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएं। यदि आपको थ्योरी के लिए जुड़ना है तो आप ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर पूरी थ्योरी के लिए जुड़ सकते हैं हमसे। बाकी यहाँ आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चंस सफिशिएंट मिल जाएंगे। आपको कहीं भी किसी भी चैनल में यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं मिले पड़ेगी। इतना कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप कहीं भी जुड़े हों, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत फ्रूटफुल है और हम पूरी कोशिश करेंगे वो उतना ही फ्रूटफुल आपके एग्जाम तक बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन। खुल गया अपना पहला क्वेश्चन आज का 31 से 30 क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। फेबिनाकी का जो सीरीज था वो हम डिस्कस कर चुके हैं 3 के बाद वाला, और आपको समझाया था कि हमने यूट्यूब पर इसके लिए अलग से लेक्चर बनाया, आप उसे भी देखें, वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। अब देखें फेबिनाकी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं पूछा गया है और एक और क्वेश्चन यहीं इसी उसमें और पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 0.8 और -2 तथा 3 और -6 के बीच की दूरी क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला AB होता है। AB इज इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और x2 - x1 क्या होंगे? ये रहते हैं x1 y1 और x2 y2। 3 - 8 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस y2 - y1। -6 में से -2 को माइनस करेंगे तो -6 + 2 मतलब बचेगा क्या? 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा? √41। √41 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है द ग्राफिक, समीकरण 3x + 2y = 5 एवं 9x + 6y = 6 के आलेखी निरूपण युग्म देते हैं। ये जो पेयर है, लाइन का पेयर है, ये क्या देता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, कट करने वाली लाइन देता है ये, फिर परपेंडिकुलर लाइन देता है ये, संपाती मतलब एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन देता है, पैरेलल लाइन देता है। ये हमें पता चलता है इसके जो कोफिशिएंट है उससे। हमें दो लाइन अगर इस फॉर्म में पता है, a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर इस फॉर्म में लाइन पता है तो हमें कहानी इनकी पता चलती है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। यदि ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी है। इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी उसे बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। क्योंकि ये दोनों लाइन एक डेफिनेट पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उसी निश्चित बिंदु को कहा जाता है यूनिक पॉइंट या अद्वितीय हल, जिस पॉइंट पर काटेंगी। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो यहां से सॉल्व ना करके इनको दूसरे मेथड से फिर सॉल्व किया जाएगा। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब दोनों लाइन एक ही है, तो जो रेशियो होगा पूरा कैसा होगा? इक्वल होगा। फिर उसके बाद पैरेलल है तो जो C1 और C2 कोफिशिएंट हैं वो सिर्फ अलग होंगे, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम। अब हम चलते हैं इन में, देखते हैं कि इनकी कहानी क्या है। ये a1 और ये a2, a1/a2 3/9 का मतलब क्या होगा? 1/3। फिर उसके बाद
2/6, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3। और तीसरा क्या है, -5/-6 मतलब 5/6। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। और ये जो कंडीशन होती है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो लास्ट में आपको बताया था ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की, समांतर की। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होंगी। अब चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है। द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस। हम बनाकर देखते हैं, हालांकि आप लोगों को बहुत प्यार से हमने 12 लेक्चर में YouTube पर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाई है। 12 लेक्चर में पूरा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में। y अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है। अब y अक्ष कहां पर आएगा, ये पॉजिटिव z अक्ष अपना, ये नेगेटिव z अक्ष, ये पॉजिटिव y अक्ष, ये नेगेटिव y अक्ष। वो बोल रहा है y अक्ष पर कहीं भी है। अब देखो y अक्ष पर अपन कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां कोई भी पॉइंट हम लेंगे, किसी भी पॉइंट से, मान लिया हम ये पॉइंट लिखते, पहले x लिखा जाता है, भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखी जाती है। यहां से x अक्ष को देखोगे तो क्या दिखेगा, ये 0 0 वाला पॉइंट दिखेगा। यहां से x अक्ष को देखोगे तो 0 0 वाला पॉइंट दिखेगा। मतलब y अक्ष पर कहीं भी चले जाओ, x क्या दिखेगा वहां से, 0। इसलिए कहा जाता है x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0 बताता है कि ये y अक्ष के बारे में बात की जा रही है। अब x इज इक्वल टू 0 हो गया किसी भी पॉइंट में ऊपर। फिर उसके बाद y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर यहां चले जाएंगे तो ये क्या रहेगा, माइनस का कुछ भी रहेगा, माइनस का अल्फा मान लिया। यहां जाएंगे तो 0 माइनस का बीटा, यहां जाएंगे 0 कुछ भी ए मान लिया, यहां जाएंगे 0 बी आ जाएगा। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो कोटि होगा, ये तो भुज होगा, एब्सिसा होगा, ये एब्सिसा होगा, ये ऑर्डिनेट होगा। तो एब्सिसा तो क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। लेकिन ऑर्डिनेट या जो कोटि है वो कोटि कुछ ना कुछ रहने वाली है, कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है। तो वैल्यू आने वाली है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर बनेगा। इसका एब्सिसा हमेशा क्या होगा, भुज हमेशा क्या होगा, 0। किसी भी पॉइंट से हम x को देखेंगे वो दिखेगा 0। यही हमारा तरीका होता है लिखने का, भुज और कोटि। पहले भुज लिखा जाता है, x लिखा जाता है, फिर उसके बाद y लिखा जाता है। एब्सिसा पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 76 मीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी एक आयत का परिमाप है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा है ये पेरीमीटर का क्वेश्चन। 76 + 48 और ये होता है, इसका रिलेशन होता है 2/l + b। लंबाई कितनी, 76 और ये 48। डबल करोगे, जोड़ोगे पहले 70 और 40, 110 और 14, 110 और 14, 124, 124 का डबल 248, 248, 248 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी नहीं है, यह है स्टैट्स का। दिए गए आंकड़ा में एक विशेष पद के प्राप्त होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, जो रिपीटेड बार बार प्राप्त होता है दिए गए आंकड़े में। द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार वो रिपीट होता है वो क्या कहलाती है, उसकी बारंबारता। इतनी बार वो आया है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। कोई भी डाटा दिया जा रहा है हमें, अगर कोई डाटा, जैसे मान लिया हमें दिया, हमने नंबर दिए बच्चों के 1 से लेकर 10 तक बच्चों के नंबर आए किसी टेस्ट में, तो हमने देखा नंबर कुछ इस प्रकार हैं उसके बच्चों के।
तो बारंबारता में यदि देखा जाएगा, बारंबारता किसकी ज्यादा है, बहुलक क्या होगा वो हम देखते हैं। बारंबारता देखो किसकी ज्यादा है, 4 हमने देखा, 4 को यदि हम देखने जाएं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितने भी बच्चे हैं उसमें बारंबारता किसकी ज्यादा है, 4 की ज्यादा है। यही क्या होगा, मोड होगा, यही होगा 4 होगा मोड। कितनी है, 8 हो जाएगी इसकी बारंबारता और मोड क्या हो जाएगा, 4। ये बड़ी सिंपल और छोटी सी कहानी जो वर्ड्स के फॉर्म में आपको समझना है, ये थ्योरी में आपको मिल जाएगा वहां पर। फिलहाल में इतना ही मिलेगा। ये लो आ गया बहुलक से मोड से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी जस्ट समझाया, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या होगा, मोड होगा, बहुलक होगा, बहुत बार आएगा, जो बहुत बार आएगा वही आंसर होगा बहुलक। यहां पर देखो मोटे तौर पर ही दिख रहा है, देखो 9 देखो मोटा मोटा ही दिख रहा है, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, ऊपर से ही देखने पर दिख रहा है। और जहां तक है कुछ भी इतना रिपीट नहीं हो रहा है। 5 देखो 1 2 3 बार ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। 9 5 बार तो दिख ही रहा है, और कहीं तो नहीं छिपा है, नहीं छिपा है, ठीक है। तो रिपीट सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा 9। बहुलक मतलब बहुत बार आए वो बहुलक हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और क्या, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब हम समझाएंगे। अभी क्या है, एक वृत्त में 37 क्वेश्चन, एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं। यदि जीवा 1 सेंटीमीटर दूर हैं और केंद्र जीवा के तरफ हैं, केंद्र जीवा के एक तरफ है, एक तरफ होगा, तो वृत्त के व्यास की लंबाई क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है, बड़ा फेमस सा डायग्राम इसमें बनेगा, इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा ये, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रहा है 1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रहा है 1, ये रेडियस और ये रेडियस। अब ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है 6 और 1 दे रहा है 8। अगर प्रमेय हम समझते हैं, केंद्र की तरफ जाते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, दूर जाएंगे जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास जो केंद्र पर जाके होती है। अगर ये 6 है तो आपको ये भी थ्योरम पता होगी कि वृत्त से जीवा के मध्य बिंदु को यदि मिलाएं तो वो जीवा पर लंब भी होता है और जीवा को समद्विभाजित भी करता है, या वृत्त से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पार्ट होगा 3 और ये पार्ट होगा 4। और इसे यदि हम x माने, इसे यदि हम x माने और इसका नामकरण अब कर देते हैं, ये है O, ये A, B और ये C और ये D, और इसे दे देते हैं हम E। तो ट्राइंगल OED, राइट से करते हैं ठीक दिखेगा, OED और ट्राइंगल O, इसे दे देते हैं F, OFB। देखो दोनों ट्राइंगल में OD और OB दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, और ट्राइंगल के लिए क्या है, ये कर्ण। तो पाइथागोरस यदि लगाएंगे तो इसका कर्ण और इसका कर्ण दोनों बराबर होंगे। तो पहले हम यहां पाइथागोरस से लिखें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर। इस ट्राइंगल में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही कर्ण है, दोनों के कर्ण के वर्ग बराबर है, हमने बराबर लिख दिए। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये होगा x स्क्वायर प्लस 16 और ये रहेगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x यहीं बचा रहेगा, ये 10 यहां जाके घटेगा 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो कर्ण मतलब OD बराबर हो जाएगा 5, OD बराबर 5। फेमस ट्रिपलेट है, हमें नहीं लगता अब इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। 3 4 5।
अगर ये 5 है तो हमसे जानना क्या चाहता है, व्यास की लंबाई, जो कि त्रिज्या का क्या होता है, डबल। तो रिक्वायर्ड हो जाएगा 2 × 5 = 10। ये अपना आंसर बनेगा। चलते हैं अब आगे। 2 × 5 10, ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है 10 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है 3 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। देखो पिछला सॉल्यूशन उठा के देखोगे 3 पर क्वेश्चन पूछा जा चुका और नहीं वाला ही पूछा था, नहीं होने वाली संख्या। उसमें भी हमने डिजिटल सम से किया था, अंकीय योग से। यहां भी हम अंकीय योग करें, 6 और 7 13 और 8 21 और 9 30। 3 से विभाजित हो जाता है, यह आंसर नहीं बन सकता, यह आंसर नहीं बन सकता। 4 और 5 9 और 3 12 और 6 18 और 2 20 और 7 27। ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा हमारा। ये 9 5 बार 45 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, आंसर नहीं बनेगा। अब आंसर यही आएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन हम गलत कर चुके हैं। फिर भी जोड़ लेते हैं तसल्ली के लिए। 7 और 5 12 और 2 14 और 8 22 और 6 28 आ गया, जो कि 3 से कटता नहीं है। 3 से कटता नहीं है तो हमारा ये आंसर बन जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों के योग से। फिर उसके बाद पूर्णांक 97 का योगात्मक प्रतिलोम। योग का उल्टा क्या होता है, योग का उल्टा होता है ऋण या घटाव। इसका घटाव निकालेंगे तो घटाव का मतलब होता है चिन्ह बदलकर लिखना। 97 का चिन्ह बदलोगे, प्लस के 97 का आंसर बन जाएगा माइनस का 97। प्रतिलोम मतलब उल्टा, योग का प्रतिलोम उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और ऋण का मतलब होता है घटाव, और घटाव का मतलब यहां पर हम लेंगे साइन चेंज, चिन्ह बदलना। अगर ये -97 होता तो अपन साइन चेंज करके +97 योगात्मक प्रतिलोम आंसर दे देते। चलते हैं अब आगे। हाँ, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है 64 मीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज में 9 रुपए की रेट से बाड़ लगाने की लागत बताना है, खर्च बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें बाउंड्री देखनी है। बाउंड्री कितनी होगी, 64 भुजा है, 64 भुजा है, 64 64 और 64 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। खर्चा निकालना है, एक का खर्चा है 9 रुपए, तो 192 गुणा 9 करोगे कितना आ जाएगा, 1728 रुपए, 1728 रुपए। ये अपना आंसर बन जाएगा। 192 गुणा 9 1728 रुपए अपना आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो रुकने का भी कोई मीनिंग नहीं है हमारा। व्यवहारिक उद्देश्यों को किस रूप में देखा जाता है। थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टडी के, पढ़ाई के व्यवहारिक उद्देश्यों को फिर किस में लिया जाता है, जो परफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो परफॉर्मेंस है बच्चे का, जो दिखता है परफॉर्मेंस टेस्ट में, रिजल्ट में वो परफॉर्मेंस दिखता है, उसी में लिया जाता है व्यवहारिक उद्देश्यों को। जो व्यवहारिक उद्देश्य लिए जाते हैं शिक्षा के, वो परफॉर्मेंस में लिए जाते हैं, प्रदर्शन में लिए जाते हैं। मास्टरी के लिए नहीं लिए जाते। स्पेसिफिक के लिए जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं स्पेसिफिक नहीं होते, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। तो उसमें लिया जाता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, विकासात्मक ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिए जाते उसमें। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपको पढ़ने को और डेप्थ में मिलेगा। अब एक एक करके हम YouTube पर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस दिखते हैं, रीट में, केवी में दिखते हैं, सीटेट में दिखते हैं, एमपीटेट में दिखते हैं, वैसे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वो एक चेन होगी, सीरीज होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत मज़ेदार होगी आप सभी टीचर्स के लिए। और वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके बीएड से जुड़े रहेंगे, मज़ेदार होंगे। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो एग्ज़ाम कितना कंसिस्ट है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे प्लेयर्स, क्रिकेट में किसी प्लेयर को कंसिस्ट कहा जाता है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। उस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो अलग अलग ओकेशंस पर, अलग अलग समय पर वो सही है, उसका परफॉर्मेंस सही है।
फिर उसके बाद अलग अलग ओकेशंस के बाद डिफरेंट एडिशन से मतलब है अलग अलग, यहाँ अगर हम पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर की बात करें, परीक्षा की बात करें, तो अलग अलग टाइम पर वो क्या दे, रिजल्ट दे अलग अलग ओकेशंस पर, तो उसकी कंसिस्टेंसी सही मानी जा सकती है। दूसरा, अगर उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस को भी चेंज कर दे तब भी रिजल्ट आए, भले वो थोड़ा बहुत डिफर करे, तब भी उसको क्या कहा जाएगा, कंसिस्ट किया हुआ माना जाएगा। अगर उसी एग्जाम में जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको भी बदल दिया जाए तब भी वो रिजल्ट दिखे, तो उस एग्जाम को क्या कहा जाएगा, एक कंसिस्ट एग्जाम कहा जाएगा, कंसिस्टेंसी उसमें रहेगी। इसी को कहा जाता है एक रिलायबल या विश्वसनीय परीक्षा। इसमें एक और टर्म सुनने को मिलता है वैलिडिटी। इसमें एक और टर्म सुनने को मिलता है वैलिडिटी। वैलिडिटी किससे जुड़ा होता है, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी। वैधता यहां पर नहीं दिया है, वैलिडिटी टर्म नहीं दिया है यहां पर, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर। ये अलग अलग एग्जामिनर में अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग क्वेश्चन में जब स्कोर ठीक होता है उसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर, और वही क्या मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है। और वैलिड किस पर आती है, कंसिस्टेंसी और वैलिड को माना जाता है, वैलिड मतलब होता है बिल्कुल ठीक वही जो पूछा जाना चाहिए, टू द पॉइंट जब बात की जाती है उसे कहा जाता है वैलिड। जैसे हम एग्जाम को हम लगाएं, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लेकर हम समझें। अब क्वेश्चंस अगर कुछ इस तरह से हैं, देखो अगर मार्क्स कुछ इस तरह से हमें दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग तितर बितर दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, तो यहां पर ये बिल्कुल टू द पॉइंट वाली बात हो जाती है। और ये हो जाता है उसके आसपास कहीं पर वो कुछ भी पूछ रहा है और मार्क्स भी कहीं भी भाग रहे हैं, तो यहां पर कंसिस्टेंसी भी लो है और रिलायबिलिटी भी लो है। कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी एक ही है, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी दोनों क्या हो जाएंगी, यहां पर लो हो जाएंगी। लेकिन यदि जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पास पास में दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो स्कोर है, पेपर कहीं भी जा रहा है लेकिन स्कोर क्या जा रहा है, आसपास ही जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें कंसिस्टेंसी हाई कहलाएगी। जो स्कोर है वो बिल्कुल करीब जा रहा है, कंसिस्टेंसी हाई है। फिर अगर आगे हम जाएं, ये इस तरह से अगर कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेपर हुआ और यहां पर सभी स्टूडेंट टू द पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो टू द पॉइंट दिखाई देने में यहां पर कंसिस्टेंसी भी हाई है और वैलिडिटी भी हाई रहेगी इस एग्जाम की। तो ये कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी में डिफरेंस होता है, दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टू द पॉइंट की बात करता है और ये बात करता है स्कोर की, जो अलग अलग कंडीशंस में आता है, अलग अलग पेपर में आता है, अलग अलग एग्जामिनर के बाद भी ये क्या रहे, स्कोर आसपास रहे, उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट या उसे कहा जाता है विश्वसनीय, रिलायबल। और वैलिड क्या माना जाता है, जो टू द पॉइंट चले कहानी, उसी को कहा जाता है वैलिडिटी। राइट थिंग्स फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, वो होता है वैलिडिटी। अब चले हम आगे, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पूर्ण संख्या के वितरणात्मक गुणांक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसमें फॉलो होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है इनटू और डिवाइड में। इनटू और डिवाइड में कैसे, इस तरह से b प्लस सी, तो ये होगा ab प्लस ए सी। इसी तरह से b प्लस सी अपॉन ए होगा, तो ये होगा b बाय ए और c बाय ए। इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक नंबर दोनों के गुणा में भी दिखे और दोनों के भाग में दिखे। यहां पर कुछ भी नहीं है, 241 का इसमें गुणा, 241 यहां भी, 241 यहां भी, ये फॉलो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गुणन में वितरण के नियम का पालन होता है, बहुत अच्छी सी थ्योरी में समझाया। चलते हम नंबर्स में, नंबर्स की थ्योरी जहां पढ़ाई आपको वहां पर अच्छे से समझाया है। लघु गुणक के निर्माता कौन है, दिया किसने, लघु गुणक जॉन नेपियर ने दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप रख सकते हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, जॉन नेपियर की कहानी बताने का भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉक एल्गोरिदम। फॉक एल्गोरिदम जो लर्निंग का एल्गोरिदम है, ये रिलेटेड होता है जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है, में प्रचलित है। ये विलेजेस में प्रचलित होता है। ये मैक्सिकन मेथड माना जाता है फॉक एल्गोरिदम, जो अर्थमेटिक के लिए डेवलप किया गया, जो गांव में लर्निंग का प्रोसेस होता है उससे ये जुड़ा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे ये आपको बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए इतना सफिशिएंट है। मैक्सिकन मेथड ये होता है जो विलेज के लिए लागू किया जाता है, अर्थमेटिक से ये रिलेटेड होता है, अंकगणित से रिलेटेड होता है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि किसकी बुक है? ये भास्कराचार्य की बुक है, जिनको भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है, जिनकी पुत्री थी लीलावती, जिसके नाम पर उनने बुक लिखी थी लीलावती, जो कि आधारित थी बीज गणित पर और जिसे पाटी गणित भी कहा जाता है। बीज गणित जिसे वापस से संकलित किया गया 1950 या 60 में वापस से संकलित किया गया पार्ट्स में। एक बीज गणित 4 पार्ट में किया है, जिसमें एक बीज गणित है, एक सिद्धांत शिरोमणि है, पाटी गणित जिसे बीज गणित को कहा जाता है। लीलावती में ये इंक्लूड होता है। भास्कर द्वितीय इनको कहा जाता है, भास्कर 2 या भास्कराचार्य। इतिहास में पढ़ा है हमने, वहां जाकर देखोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पढ़ चुके हैं अपन इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दृश्य श्रव्य सहायकों का वर्गीकरण, ये भी सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वर्गीकरण किसने किया? एडगर डेल ने किया था। एडगर डेल ने किया था। क्लासिफिकेशन की बात है। फिर स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य तार्किक साधन। स्पष्ट कथन, किसी भी कथन की सच्चाई को यदि हम स्थापित करें मतलब क्या कहा जाएगा? ये हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं कथन, कोई भी स्पष्ट कथन है, इसकी जब सच्चाई स्थापित हो जाएगी तो उससे क्या निकलेगा? सच्चाई स्थापित होने से निकलेगा निष्कर्ष। और जब हम कथन से निष्कर्ष जाते हैं, इसी को कहा जाता है निगमन। और जो तर्क यूज होता है उसे कहा जाता है निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक। कथन से निष्कर्ष सत्यता स्थापित करने के बाद यह होगा निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव लॉजिक। अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 2 और -3 है, यह किस चतुर्थांश से संबंधित है? शायद ये कोऑर्डिनेट का 6वां 7वां क्वेश्चन होगा। ऐसा लगता है कि वो अगर जाता है, फिदा होता है किसी टॉपिक पर, तो वो हो जाता है एग्जामिनर उससे धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और जो लिखा जाता है वो x और y करके लिखा जाता है। पहले x लिखा है 2 और y लिखा है -3। x अगर 2 की तरफ जाएंगे, +2 की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ कहीं होगा, और फिर दूसरा जाएंगे y -3 की तरफ तो ये यहाँ होगा। और हमें लग रहा है ये चतुर्थांश का दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, और ये चतुर्थांश कौन सा होता है? चौथा चतुर्थांश। और शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, और पता नहीं रिपीट तो नहीं, आप इसे वापस करके देख लेना, क्योंकि हम तो एज इट इज पेपर ही करवा रहे हैं। शायद ऐसा ही कुछ 2 और -3 पहले भी पूछ चुका है, तो हो सकता है क्वेश्चन ही रिपीट हो गया एक ही पेपर में। अब क्या कहेंगे इसे, आप इसे पलट कर देख लेना। पेपर्स का यदि आपको चाहिए तो ऐप पर चले जाना, फ्री अवेलेबल हैं, डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हो। एक ही जगह अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, खासतौर से मैथ्स और साइंस के। अगला क्वेश्चन है 5 फुटबॉल मैचों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या 20,378, 19,872, 20,417, 32,473, 23,473 है। कौन सी संख्या 20,000 के सबसे निकट है? 20,000 के निकट है तो 30 वाले को तो पहले ही हटा दो,
23,000 को भी हटा दो, 20,000, 20,000, 19,000, 20,300, 20,400, तो 400 तो हटा ही दो, ये 300 ज़्यादा है, 19,872, 19,000, 20,000 जाने के लिए 100, 128 चाहिए और ये 378 ज़्यादा है, हटाओ। पास में पूछ रहा है, ज़्यादा और कम नहीं पूछ रहा है, पास में, मतलब डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर आएगा, तो डिफरेंस सबसे कम आएगा इसके साथ 20,000 का कितना, 128 का डिफरेंस आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, सबसे करीब है 19,872। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए गंतव्य स्थान पर 2 घंटे में पहुंचती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करते हुए इसे कितना समय लगेगा। हम लें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की स्पीड का रेशियो अगर हम देखेंगे 60 और 90, 60 और 90 का मतलब होगा 2:3। ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, तो 90 से कितना टाइम लगेगा। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, ये आपको कई बार समझाया है, स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। और टाइम में वो क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर वाले में समय कितना लग रहा है, 120 मिनट लग रहा है, मतलब ये जो 3 यूनिट है ये कितना है, 120 मिनट। अगर 3 यूनिट 120 मिनट है तो आप समझ लो 3 से इसको भाग लगाओगे दोनों को, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 मिनट। 1 यूनिट 40 मिनट, तो 2 यूनिट कितना मिनट हो जाएगा, 80 मिनट। जब 3 को 120 बोल रहा है तो 1 कितना होगा, 40, तो 2 कितना होगा, 80, और 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट या 80 मिनट, जहां आंसर होगा 1 घंटा 20 मिनट ही दे रहा है वो, या 80 मिनट, कुछ भी लिख सकता था, ये अपना आंसर बन जाएगा। बहुत कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। क्यों होता है वो आप सुनना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये कांस्टेंट होता है, समान दूरी चल रहा है, तो स्पीड इज रेसिप्रोकल टू टाइम, 1/t। टाइम का कैसा उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। आपको अगर भोपाल से किसी भी शहर जाना है और आप भोपाल से ही स्पीड को बढ़ा देंगे, टाइम क्या हो जाएगा, कम, स्पीड ऊपर टाइम कम, स्पीड कम करोगे टाइम बढ़ते जाएगा। ये दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, और कहीं पर भी इसी तरह से कहानी चलती है रेसिप्रोकल में। एक खेल के मैदान की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। एक खेल का मैदान है, इसकी जो बाउंड्री है वो 44 है, ये दे रहा है 44, ये 44 दे रहा है, और इसको क्या बोला जाता है, 2πr, 2πr, ये बोल रहा है 44 है। इसको इससे काट दोगे कितना आ जाएगा, 1, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7, ये आ गया 7। अब आगे क्या बोल रहा है हमसे, आगे बोल रहा है इसके चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये इसके चारों तरफ है और ये इसके चारों तरफ है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी, 7 और 4 11। इस बड़े की त्रिज्या हो जाएगी 11, और वो जानना चाहता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल हमें लेना है। अगर आपको ये कटिंग के फॉर्म में भी चाहिए तो बड़ा वाला कागज आप लोगे, उसमें से अंदर वाला काट दोगे, और काटने का मतलब है घटा देना। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली में हमें करना है रिक्वायर्ड, हमें जब निकालेंगे तो हम करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। पाई बाहर लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। पाई में आंसर दे रहा है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ये कितना है, बड़ा वाला 11, छोटा वाला 7, 11 और 7 कितना होगा, 18। फिर 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 18 चौक 72 पाई, ये हमारा आंसर।
ये हमेशा आप लोग सॉल्व करेंगे, बस समझना यही थोड़ा सा है कैलकुलेशन का। आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करेंगे, आपके लिए इजी होगा। अभी नंबर छोटे हैं तो हो सकता है आप सीधे स्क्वायर करके कर लें, लेकिन ये बेहतर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न 53। अगला प्रश्न, यदि एक धनात्मक संख्या x को 5 और 3 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। अब आप समझना 5 और 3 का गुणनफल 15 होता है। 5 और 3 का गुणनफल 15, या इससे बड़ी एक संख्या ले ली हमने 45 ले ली, 15 के गुणन में ही ले ली 45। अब इसमें बोल रहा है एक संख्या में 5 और 3 से भाग लगाओ। जब आप छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो उत्तर क्या आएगा? बड़ा। जब बड़ी संख्या से भाग लगाओगे उत्तर आएगा छोटा। मतलब जब आप 3 से भाग लगाओगे तो जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बड़ा। तो x कोई संख्या है, आपने भाग लगाया उसे 3 से, और उसी संख्या को भाग लगाना है किससे? 5 से। वो बोल रहा है अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब 3 से भाग लगाने पर जो आंसर आ रहा है वो कितना बड़ा आ रहा है? वो कितना बड़ा आ रहा है? 1 बड़ा आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाव, और घटाव का मतलब होता है बड़े में से छोटी को घटाना। जैसे आपसे बोल दिया 3 और 5 का अंतर बताओ और 5 और 3 का अंतर बताओ, तो दोनों में जो आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका अल्टीमेटली मीनिंग होता है बड़े में से छोटे को घटाना, और अर्थ दोनों का एक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब अंतर बोलने पर बड़ी संख्या पहले बोल दी जाए, छोटी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर होगा x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू 1, और इसी को वो क्या कर रहा है? इधर उधर करके लिख रहा है। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू 1 एज इट इज ही वो दे रहा है, ये गलत है क्योंकि माइनस में आएगा। x/3 इज इक्वल टू x/5 गलत है, -1 नहीं है, +1 है ये। अब चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? देखो क्वेश्चन में 1 0 1 1 2 5 8 13 21 34 55 इसी तरह आगे है। एक अनुक्रम जो गणित के डैश 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 के नाम पर जाना जाता है। अब देखो फिबोनाची नंबर आप पढ़ चुके हैं, फिबोनाची नंबर आप पढ़ चुके हैं, और फिबोनाची नंबर अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है ये फिबोनाची सीरीज जैसा है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई फिबोनाची सीरीज में? यहाँ क्वेश्चन बनाते बनाते फिबोनाची सीरीज, अब आपको पता है क्या होता है? फिबोनाची सीरीज 0 और 1 से शुरू होती है और पिछले टर्म को जोड़कर अगला लिख दिया जाता है। पिछला टर्म 0, 1 में जोड़ोगे 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 8 जोड़ोगे 21, और ये सीरीज लगातार चलती रहती है। ऐसा ही इनने बोला, ये सीरीज लगातार चलती रहती है। लेकिन गड़बड़ क्या कर दी? 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, और 2 में 1 जोड़ा यहाँ आना था 3, और ये थी क्लरिकल मिस्टेक। ये क्लरिकल मिस्टेक थी, यहाँ पर 3 आना था, 3 में 2 जोड़कर 5, 8, 13, 21, 34, 55 ये सब कहानी ठीक लिखी हुई थी। बस गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर ये 3 मिल गए, नहीं भूल गए, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फिबोनाची सीरीज का ये देखो, फिबोनाची सीरीज उनने आंसर भी दिया है, तो फिबोनाची सीरीज का ये एक्चुअली में क्वेश्चन था, लेकिन क्लरिकल एरर की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इंपॉर्टेंट है फिबोनाची सीरीज। अगला क्वेश्चन क्या है? 3x + 3x 100 टाइम्स, और ये आ रहा है 150। देखो यहाँ टाइम्स है और यहाँ इसी टाइम्स को क्या लिख दिया? गुना। ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, इसे लिखना था 100 बार। अगर ये 100 बार लिखा होता तो अपना क्वेश्चन ठीक होता, और 3x को 100 बार जोड़ते तो होता 3x गुणा 100। और जोड़ने का यही कंसेप्ट होता है, किसी संख्या को जितने बार जोड़ना है उतने से गुणा कर दो। तो ये आंसर क्या मिलता? 300, और ये दे रहा है 150। 50 से काटते ये 3 बार, 50 से काटते ये 2 बार, 3 से 3 कट जाता तो x बराबर क्या आ जाता? 1/2। सिर्फ एरर किसका? क्वेश्चन के टाइप होने का, ट्रांसलेशन का एरर है यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चले आगे की तरफ। अब
अब बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन ठीक है, सिया ने एक गणितीय क्षमता परीक्षण में भाग लिया जहां प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और 3 नंबर प्लस हो जाते हैं, गलत के लिए -2 होता है और आंसर नहीं किया तो -1 होता है। तो फिर से सुनना, सही किया है तो +3, गलत किया है -2 और नहीं किया तो -1 होगा। तो बेहतर है उसे कर दो आप। ठीक है, अब समझते हैं सिया को नंबर कितना मिला, उसको 80 नंबर मिला। हालांकि उसने क्या किए, 34 सही उत्तर दिए। तो सही का क्या होगा, प्लस का 3 और फिर उसके बाद गलत का होगा -2 और नॉन अटेम्प्टेड क्या होगा, -1 और सभी को टोटल करेंगे तो कितना नंबर आ रहा है, उसको 80 नंबर आ रहा है, ये हमने लिखा। अब देखो सही कितने किए उसने, 34, तो इंटू 10 होगा उसका। फिर उसके बाद सही 34 किए तो इंटू 10 क्यों होगा, इंटू 34 होगा। हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, 34 होगा और 10 प्रश्न बिना हल किए छोड़ दिए और ये आ गया इंटू 10 और ये इंटू x। सभी को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 80। इसका गुणा करोगे 34 3 होता है 102, फिर माइनस का 2x और माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना, 80। अब 102 में से 10 जाएगा, ये बचेगा 92 माइनस 2x बराबर 80। ये 80 इस तरफ आ जाएगा, 2x यहां चला जाएगा। तो 92 में से 80 घटाना है, 92 माइनस 80। तो 92 में से 80 घटाओगे 12 बचेगा, 12 में 2 से भाग लगाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। x बराबर आ जाएगा 6। ये x का वैल्यू आ गया 6। प्रश्न कितने थे, 34 सही 6 गलत और 10 अटेम्प्ट नहीं किए। 34 और 6 40 और 10 50। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा 50 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में थे, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, आंसर होगा 50। उम्मीद है समझ आ गया होगा सभी को। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन पर जोर देने के लिए होता है। सतत मूल्यांकन किन चीज़ों पर जोर देने के लिए होता है, केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल होता है। केवल अधिगम अंतराल का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद ये उपरोक्त सभी की जगह ये नीचे लिया जाएगा। अगला, केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन बिल्कुल इसके लिए भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। वैसे भी अगर सतत मूल्यांकन पर क्वेश्चन आ जाता है, ऑल ऑफ दीज दे रहा है, आप उसको लगाएं, बेझिझक रहें और सतत मूल्यांकन का आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। शिक्षण की एक निरंकुश शैली डैश डैश के रूप में जाना जाता है। निरंकुश शैली क्या होती है, अनौपचारिक शैली, इनफॉर्मल शैली को निरंकुश नहीं कहा जा सकता। इंटीग्रेटिव, एकीकृत शैली को भी नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट सेंटर्ड तो बिल्कुल भी निरंकुश नहीं होती। टीचर सेंटर्ड स्टाइल, जो टीचर खुद के उसमें ही अपनी मनमौजी में ही लगा रहता है, उसे कहा जाता है निरंकुश शैली, क्योंकि उसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब ही होता है, ऑटो मतलब होता है खुद पर केंद्रित हो, तो जो टीचर होगा उसी पर केंद्रित होगी, उसी को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। दुनिया में भी जो निरंकुश शासक हैं वो खुद की इच्छाओं पर जब शासन चलने लगता है, उसे कहा जाता है निरंकुश शासन या ऑटोक्रेसी। तो टीचर जब सेंटर्ड हो जाती हैं चीजें तो उसे ऑटोक्रेसी कहा जाएगा, ऑटोक्रेटी कहा जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नकारात्मक पुनर्बलन। देखो, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पुनर्बलन का मतलब होता है जैसे बच्चा आपको कुछ सुना रहा है, आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया या बच्चे को आपने कहानी सुनाने को कहा है या बच्चे को आपने कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने को कहा है और बच्चा खड़े होकर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है। यदि आपका उसके लिए हाँ, हूँ, गुड, आगे बोलो, हाँ बढ़िया, आगे बोलो, इस तरह का अगर बीच बीच में जो हाँ और ना बोलने का है, मोटिवेशन होने का है, बल देने का है, अगर ये नहीं है तो, और बीच बीच में जो रेस्पॉन्स होता है,
अगर वो नहीं है या है तो ये दो तरह का होता है। एक, आप बच्चे को उस दौरान मोटिवेट भी कर सकते हैं, दूसरा आप उसे डिमोट भी कर सकते हैं। डिमोट कैसे करेंगे? बच्चा कुछ भी बोल रहा है, आप उसको आंखें दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिमोट होगा। या आप उसे मार देंगे, वो सुना रहा है, आपने पता चला सुनाते सुनाते में झापड़ मार दिया या चिल्ला दिया उस पर, वो सब भूल जाएगा। इसे कहा जाता है, जो ये प्रोसेस होती है इस दौरान जब बच्चा एक्शन में है, तो जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है पुनर्बलन। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक में आप उसे क्या करेंगे? मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। नकारात्मक में आप ऐसे भाव या भंगिमा या दंड का प्रयोग करेंगे जिससे वो क्या होगा? डिमोटिवेट होगा और वो हो सकता है वैसा परफॉर्म ना कर पाए जैसा वो करता है। नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है, प्रतिक्रिया वो दे रहा है उससे पहले हो गया। और फिर क्या होगा? दंडदाता, दंड देने वाला, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन और अन्वेषण। इन्वेस्टिगेटर नहीं करेगा, प्रेडिक्शन नहीं होगा, प्रूवर सिद्ध करने वाला नहीं होगा। ये कौन करेगा? पनिशर करेगा, दंडदाता करेगा, दंड देने वाला, क्योंकि वही नकारात्मक पुनर्बलन करता है। आपने उसको दंड दे दिया, इसी को क्या कहा जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया कहा जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया क्या होती? आप उसको बोलते हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा, और फिर ये होता है सकारात्मक पुनर्बलन कि आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते, वो उसको चीज़ों को और आगे लेकर जाता। पुनर्बलन का टॉपिक आपको YouTube पर मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, दैनिक जीवन में हमारे उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को क्या कहा जाता है? तो दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता और असत्यता को लेकर ये डेफिनेशन ही है, ये ट्रुथ वैल्यू की डेफिनेशन है। ट्रुथ वैल्यू की डेफिनेशन होती है दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो कथन होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रुथ वैल्यू। एक क्वेश्चन इसमें मिस हो रहा है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं एडगार का। शायद एडगार का क्वेश्चन मिस हो रहा है। एडगार डेल, देखते हैं उसको। एडगार डेल में कुछ समझाना था हमें। निर्देशांक, निगमनात्मक, हाँ, एडगार डेल, श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या समझाना है? जो वर्गीकरण किया था वो तो एडगार डेल ने किया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, लेकिन एडगार डेल ने इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी थी जिस पर आपसे आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसे समझाना है। और वहां पर एडगार डेल ने बताया था कि जो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, जो सीखने की प्रोसेस होती है ना, वो किस तरह से सीखता है। दृश्य श्रव्य में, दृश्य श्रव्य जो साधन होते हैं उनको क्लासिफाई करने के बाद एडगर ने बताया कि 2 वीक के बाद हमारे पास क्या बचा रहता है। हमारी मेमोरी में हमारे पास बचा रहता है 10% जो हमने रीड किया, यदि हमने रिवीजन नहीं किया। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है 2 वीक से पहले रिवीजन करना, ये फैक्चुअल है, आप ध्यान रखना इस बात को। फिर उसके बाद 20% व्हाट वी हियर, जो हमने सुना है उसका 20% हमें याद रहता है, जो हमने देखा है उसका 30% हमें याद रहता है। ये मिक्स करके जो विजुअल होता है उससे हमें इतना याद रहता है। 50% व्हाट वी सी एंड हियर, मतलब ये जो यूट्यूब वगैरह से जो आप स्टडी अभी कर रहे हैं, ये आपको कितना % याद रहेगा? 50% याद रहेगा। इसलिए आप साथ में क्या बनाते जाएंगे? नोट्स, और उसको करते जाएंगे आप रिवीजन। और फिर उसके बाद 70% ऑफ व्हाट वी से, इसके बाद यदि आप उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप खुद को ही फिर से समझा देते हैं, तो वो आपके पास 70% पड़ा रहेगा 2 वीक के बाद भी। उसके बाद 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, जो हम करते हैं, जैसे आपने किसी को पढ़ा दिया, उसको फिर से करके देख लिया, तो वो कितना याद रहेगा आपको? आपने उसको बोल भी लिया तो वो आपको रहेगा 90% याद। ये कहना है एडगार का, जो उन्होंने रीडिंग और डूइंग पर बात की, से और डू। तो रीड करने के साथ में क्या है, आप बुक्स रीड कर रहे हैं, बेहतर है कि आप उसे इंप्लीमेंटेड फॉर्म में लेकर आए, उसे करें, उस पे प्रैक्टिस में लेकर आए, जिससे वो कन्वर्ट होगा आपकी मेमोरी में। तो बेहतर है कि अगर आपको एग्जाम भी देना है तो ये आपकी एक बड़ी हेल्प हो जाएगी कि आप क्या करें, यहाँ पर
एक्टिव फॉर्म में आए। देखो दो तरह के रीडर्स हो जाएंगे या स्टूडेंट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे पैसिव स्टूडेंट, एक हो जाएंगे एक्टिव स्टूडेंट। पैसिव स्टूडेंट क्या करेंगे, रीड करेंगे, हियर करेंगे, सी करेंगे और 50% में यहां तक करके वो छोड़ देंगे, उन्हें पैसिव कहा जाएगा। लेकिन एक्टिव क्या करेगा, उसे करके दिखेगा, उसे बोलेगा, से करेगा और डू करेगा। तो आप डूअर भी बने और आप से भी करें, इसलिए कहा जाता है बोल बोलकर याद करना। उस बोलने का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपके साथ में होना चाहिए। तो एक्टिव स्टूडेंट आप बनेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये था एडगर डेल का मॉडल जिसने क्लासिफाई किया था दृश्य और श्रव्य सामग्री को, और ये उनने कौन का जो मॉडल दिया था, लर्निंग दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीडिंग कम होता है, डूअर ज़्यादा मेमोरी में रहता है। तो इस सेशन में हम इतना रखेंगे और उम्मीद है ये जो सेशन था ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को हम यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट सेशन में लास्ट पेपर के साथ फिर से मुलाकात होगी और YouTube पर आपको कंटेंट मिलते रहेगा। और आप लोगों को फिर भी जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालें, इस तरह के क्वेश्चंस, थियरी कुछ भी आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो फिलहाल इतना ही, सभी को धन्यवाद, राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।